Welcome to Talk with Healthcare Heroes, episode 16. Today, topic of talk is cervical cancer awareness. We have 8 expertise with us who will be sharing their thoughts on what is cervical cancer and how it can be treated, what are the signs and symptoms, how we can overcome this cervical cancer. So tune in. नमस्कार। आज मैं आईएमए गाजियाबाद एक पहल जागरूकता की ओर और मेडिकल ट्रिप की तरफ से एक सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस पे वेबिनार करने जा रहे हैं और उसका जो टॉपिक है वो है सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस एंड यूथ। मतलब हमारे जो यूथ है उसमें सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस कितनी है और मेन बात ये होनी कितनी चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब हम सर्वाइकल कैंसर की बात करते हैं तो किसी भी चीज़ की हम बात करते हैं तो वो तब हम बात करते हैं जब हमें लगता है कि वो चीज़ बहुत कॉमन है, उस चीज़ की हमारी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस है तब। तो इसके लिए मैं सबसे पहले डॉक्टर अस्मिता जैन उनसे पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर अस्मिता जैन सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं दिल्ली के प्राइमस हॉस्पिटल में। डॉक्टर अस्मिता, ये सर्वाइकल कैंसर का क्या इंसिडेंस है अकॉर्डिंग टू बुक्स? क्या इसका इंसिडेंस वर्ल्ड में है और इंडिया में क्या है? मैं बताना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर बोलते हैं, इस कैंसर का इंसिडेंस जो हर साल का 2018 का जो इंडियन डाटा है उसके हिसाब से सन 2018 में सर्वाइकल कैंसर की टोटल केसेस 96,922 केसेस आए थे सर्वाइकल कैंसर के इंडिया में। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो 5,17,000 केस थे जो कि रिपोर्ट में 2018। हाँ, ये बिल्कुल ठीक डॉक्टर अस्मिता की बहुत ज्यादा केसेस हैं। ये इंडिया में अगर देखा जाए तो लेडीज में होने वाला सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। ये अगर हम सब ओवरऑल भी बात करें तो पूरा वर्ल्ड ग्लोबली भी 1/4 जो कैंसर्स हैं सर्वाइकल कैंसर वो इंडिया में पाए जाते हैं। हाँ, देखिए 1/4 कैंसर पाए जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर स्मिता आपने सही बताया। लेकिन जो ये बुक्स में है तो मैं डॉक्टर सुरभि से पूछना चाहूंगी। डॉक्टर सुरभि जो है वो एसएन मेडिकल कॉलेज में सीनियर प्रोफेसर है ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, कि वो जब अपने पेशेंट्स को ट्रीट करती हैं तो क्या ये डाटा सही है? ऐसा है कि ये सर्वाइकल कैंसर इतना कॉमन है इंडिया में? उनके पास हाँ कितने? डॉक्टर आशी, जी मैम। डॉक्टर आशी, जो हम लोग फीमेल्स देखते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं लगभग 50% जो हमारे पास कैंसर्स आते हैं सर्वाइकल ब्रेस्ट कैंसर दोनों के होते हैं। यानी गायनिकोलॉजिकल कैंसर जो हमारा टोटल फीमेल्स का है वो लगभग उसमें से 80% सर्वाइकल कैंसर का होता है। गायनिकोलॉजिक कैंसर में कहने का मतलब है ओवरी भी होती है, यूट्रस भी होता है, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर जिसे सी सर्विस भी कहते हैं। तो ये फैक्ट है और ये हम लोग डेली में करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर जो है पहले भी था और आज भी है, और ऐसा नहीं कि इंसिडेंस इसकी बहुत कम हुई है। हालांकि डाटा कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में कम हुआ है, बट ये फैक्ट नहीं है। हम लोग जितने पहले देखते थे उतने ही अब देखते हैं। हाँ, ब्रेस्ट के कैंसर पहले के कंपैरिजन में बढ़ गए हैं, इसकी वजह से उसको अगर कंपेयर करते थे तो सर्वाइकल कैंसर की इंसिडेंस उससे कम आती है। यानी सेकंड नंबर का कैंसर हो गया है जो पहले फर्स्ट नंबर का था, बट स्टिल इट इज ऑन राइजिंग पैटर्न। ठीक है डॉक्टर सुरभि, इसका मतलब ये हुआ कि हमें थोड़ा सर्वाइकल कैंसर ये बहुत कॉमन है, इसलिए अब इसके बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर स्मिता, नेक्स्ट फिर से आपसे है कि हाँ ठीक है ये कॉमन है, लेकिन क्या इसका मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है? क्यों हम डरते हैं? जैसे डायबिटीज से तो नहीं डरते हम, क्यों हम सर्वाइकल कैंसर से डर रहे हैं? देखिए सर्वाइकल कैंसर के साथ क्या एसोसिएटेड है कि जो इसका डिटेक्शन है जो ये पकड़ में आता है वो उसके कई कारण हैं। उसकी वजह से जो सर्वाइकल कैंसर की मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर भी जो सर्वाइकल कैंसर से है, जो 2012 का डाटा कहता था कि हर 8 मिनट में एक औरत सर्वाइकल कैंसर मरती है। जो इंडियन डाटा है कि हर 8 मिनट में एक डेथ सर्वाइकल कैंसर से होती है। अगर उसको हम एक्स्ट्रापोलेट करें तो हर दिन में 180 डेथ सर्वाइकल कैंसर से होती है। अगर 2018 का हम डाटा थोड़ी सी राहत है, 2018 का जो डाटा है उसके हिसाब से भी 60,000 डेथ हुई हैं सर्वाइकल कैंसर से एक साल में। तो एवरेज उसमें 134 डेथ हैं जो कि हर दिन में सर्वाइकल कैंसर से इंडिया में हो रही है। तो डाटा के हिसाब से तो ये घबराने वाली बात है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब सर्वाइकल कैंसर जिस एज ग्रुप में होता है उस एज ग्रुप में फीमेल अपनी फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है फैमिली को उसकी।
उस समय जब ये डेथ हुई है सर्वाइकल कैंसर से, तो ये डराने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया डॉक्टर अस्मिता कि ये मतलब जिस एज ग्रुप में होता है वो एज ग्रुप भी हमारे लिए, वो लेडीज उस समय आप ये समझिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो कोई भी हर समय इंपॉर्टेंट होता है, हर एज ग्रुप में हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए, देश के लिए, हर चीज के लिए हर उसका स्थान होता है। अब मैं, हमारे साथ जो डॉक्टर वंदना है, डॉक्टर वंदना जैन, सीनियर गायनिकोलॉजिस्ट हैं गाजियाबाद में, उनसे पूछना चाहती हूँ कि डॉक्टर वंदना, ये जो हम कह रहे हैं इतना कॉमन कैंसर है, उसकी वजह क्या है, क्या वजह है ये हो जाता है इतना कॉमन? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे सर्वाइकल कैंसर के हमारे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से ये ज़्यादा फैल रहा है। कॉमन जैसे कारण आजकल ये भी है कि यंग गर्ल्स जैसे होता है कि सेक्सुअल एक्टिव जल्दी हो जा रही हैं, 16 साल की उम्र पे ही हो जा रही हैं, या फिर आपने मेनार्के अटेन किया उसके 1 साल के बाद ही आप सेक्सुअल एक्टिविटी में लग गए, या कुछ इस तरीके के कारण है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आप सेक्सुअल एक्टिविटी में लगी हुई हैं, या फिर कुछ ऐसे कारण भी देखे गए हैं जैसे सिगरेट स्मोकिंग है, वेरी रेयरली बट ये इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर। कभी-कभी जैसे इम्यूनिटी कम होना, तो जैसे एचपीवी इन्फेक्शन हो जाना, सेक्सुअल एक्टिव आप जितने होंगे उतनी जल्दी एचपीवी इन्फेक्शन आपके अंदर आएगा। तो ये सब कारण होते हैं जिनकी वजह से सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा बढ़ता है। और हमें मतलब थोड़ा-सा ये थोड़ी जागरूकता इस चीज़ में पैदा करनी है कि जो यंग गर्ल्स हैं, वो इतना जल्दी सेक्सुअली एक्टिव ना हों, और अगर वो हो रही हैं तो मल्टीपल पार्टनर्स की तरफ ना हो, एक ही मतलब जिसे हम बोलते हैं कि हम एक ही पार्टनर के साथ रहें, तो हम ये सर्वाइकल कैंसर के रिस्क को थोड़ा-सा कम कर सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर वंदना। ये जो सर्वाइकल कैंसर होता है, इन सब वजहों की वजह से जो हमें एचपीवी इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से ये कैंसर जो होता है वो हो जाता है। डॉक्टर सुरभि, आप मतलब आपके एक्सपीरियंस में जो हम लोग, आप पेशेंट जो देखती हैं, इतने सारे पेशेंट जो आप अपने हॉस्पिटल में देखती हैं, उनका बेसिकली वो किस स्टेज में डायग्नोज होते हैं? देखिए, जो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं यूजुअली स्टेज 3 या स्टेज 4 में आते हैं, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर के अर्ली सिम्टम्स पेशेंट को एक तो पता नहीं होते हैं, और अर्ली सिम्टम्स इसके आते भी नहीं है। जैसे हल्का सा वेजाइनल डिस्चार्ज है तो फीमेल सोचती है कि यूजुअली होता ही है, तो चीज को इग्नोर कर देती हैं। पेशेंट हमारे पास जब आती है जब एक्सेसिव डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, स्पेशली फाउल स्मेलिंग, या फिर जब लोअर एब्डोमेन पेन शुरू हो जाता है, या कोई रेक्टल कॉम्प्लिकेशन या ब्लैडर कॉम्प्लिकेशन साथ में आने शुरू हो जाते हैं, या ब्लीडिंग जो होनी शुरू हो जाती है, तब पेशेंट आते हैं। इलाके हमारे पास आते हैं लगभग 70% बहुत एडवांस स्टेज में आते हैं, स्टेज 3 बी ऑनवर्ड। तो क्योंकि अर्ली सिम्टम्स के बारे में वो अवेयर नहीं होती हैं, स्क्रीनिंग प्रॉपरली होती नहीं है, तो वो इसके लिए जागरूक नहीं होते हैं। जबकि जितना ये मुझे पता है कि सर्वाइकल कैंसर ऐसा कैंसर है जो कि प्रिवेंटेबल है ना? हम इसी कैंसर को बोलते हैं, लोग बोलते हैं ना, कितने ही लोग हमें मिलते हैं, और ये डॉक्टर सुरभि और डॉक्टर अस्मिता, ये सभी लोग हमसे एग्री करेंगे इस बात से कि पेशेंट बोलते हैं ना कि डॉक्टर साहब क्या करें, अगर किसी की फैमिली में कैंसर हो जाए तो उनका यही होता है कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी वैक्सीन नहीं आई है, हमारा जो साइंस है वो यहाँ से चांद तक पहुंच गया, मंगल तक पहुंच गया, हमने इतनी प्रोग्रेस कर ली और आप इसकी वैक्सीन भी नहीं ढूंढ पाए। तो हम लोगों का यही कहना होता है सर्वाइकल कैंसर ऐसा कैंसर है जो प्रिवेंटेबल है। मैं डॉक्टर सुरभि सही बात कह रही हूँ, आप बताइए, प्रिवेंटेबल है ना ये? हाँ, ये प्रिवेंटेबल है, बल्कि दोनों स्टेप पे प्रिवेंटेबल है। प्राइमरी प्रिवेंशन भी है इसका, सेकेंडरी प्रिवेंशन भी है। बस ये है कि फिर भी इसके लिए प्राइमरी प्रिवेंशन से ज्यादा अच्छा मैं सेकेंडरी प्रिवेंशन की तरफ जोर दूंगी, कि जिसके लिए प्रॉपर स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो मैं है, आई थिंक हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे इसके लिए। जी बिल्कुल। पेशेंट का जनरल क्वेश्चन रहता है वैक्सीनेशन के बारे में, बहुत क्वेरी रहती है, पेशेंट पूछते भी आके, क्योंकि जिनको हो गया उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन लोगों के दिमाग में क्वेरी रहती है कि हम अपनी बच्चियों को कैसे बचा सकें। तो उसके लिए हम पेशेंट को बीच बीच में मोटिवेट करते रहते हैं और बताते रहते हैं। बिल्कुल, मैडम ने सही बताया कि ये कैंसर ऐसा कैंसर है जो कि 100% प्रिवेंटेबल है। अभी हम डॉक्टर्स ने कुछ बात करी, अब हमारे साथ में है दीक्षा। दीक्षा जो है वो गर्ल ऑफ फ्लाई एक संस्था है, उसकी फाउंडर है, और खुद एक स्टूडेंट है श्री राम कॉलेज ऑफ वीमेन इन दिल्ली। दीक्षा, है आपने क्या ये सर्वाइकल कैंसर के बारे में सुना है? आप सर्वाइकल कैंसर का मतलब समझ रही हैं जो हम बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंने सुना है एंड मैंने पढ़ा है एंड मैंने इस पे अवेयरनेस सेशंस भी करे हैं अपने क्लब के अंदर। तो मैं इन सारी बातों को ऑलरेडी जानती हूँ एंड अपने क्लब के मीडियम से मैं ये और अवेयरनेस फैलाना चाह रही हूँ हमारे यूथ में, बिकॉज़ जब हम
2 लोगों को कोई बात बताते हैं तो वो आगे 2 लोगों को वो बात बताते हैं, इसी से अवेयरनेस बढ़ती है। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं अपने क्लब के थ्रू, अभी इस ऑनलाइन मोड में जो हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता चले और वो अपनी प्रिवेंशन ले सकें। ज़्यादातर रूरल इंडिया में इसकी अवेयरनेस फैलाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ हम कहीं किसी बिलबोर्ड पे वर्ड पढ़ लेंगे, तो हम उसको अपने फ़ोन में गूगल में सर्च करके देखेंगे क्या है, क्या नहीं है, एंड वी विल बी अवेयर ऑन आवरसेल्व्स। बट उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है दैट they are not very aware, they do not have the resources, they do not have the people around जो उनको अवेयर कर सकें। So after this pandemic situation gets resolved, हमारा यही एम है कि हम उनके साथ कुछ सेशंस करें, उनके पार्ट पे अवेयरनेस फैलाएं। हमारे साथ तो ये रीता जी भी है, रीता सिंह गौर जी, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो रीता जी, आप भी मेरे ख्याल से सर्वाइकल कैंसर को आप अपने उसमें रखती हैं क्या, अपनी सोशल एक्टिविटीज में? क्या आप उसमें अवेयरनेस कराती हैं क्या? यस डॉक्टर राशि, अभी हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया अबाउट कि सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस कितना है, कितनी डेथ रिपोर्टेड है, बट द गुड थिंग इज कि प्रिवेंटिव है। और ऑल्दो द एज ग्रुप जो सबसे ज्यादा इसके लिए प्रॉम्प्ट है दैट इज 35 to 45, बट द प्रिवेंशन वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 9 years। तो इसमें एजुकेशन और अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यंग जनरेशन है, जब तक किसी को वो भुगतना नहीं पड़ता, जब तक वो फेस नहीं करता, वो उसके बारे में सोचना नहीं चाहता है। हमें स्कूल लेवल से बच्चों को ये अवेयरनेस देनी है कि सर्वाइकल कैंसर इज इम्पोर्टेंट। सबसे ज्यादा तो मैप आउट करना पड़ेगा। हर बात हम गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते कि गवर्नमेंट अवेयरनेस फैलाएगी। रूरल एरिया, इवन सिटीज में भी आप देखो अवेयरनेस नहीं है। वैक्सीनेशन, मतलब आप, मुझे नहीं लगता कि 30-40% लोगों को भी वैक्सीनेशन के बारे में पता है, जबकि इतनी अच्छी वैक्सीन अवेलेबल है, बट नहीं पता है। गांव में, रूरल एरिया में हमारे पास आशा है, अगर गवर्नमेंट उसमें प्लान आउट करे तो हम आशा के थ्रू रूरल एरिया में अवेयरनेस फैला सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर का अवेयरनेस कैसे, ये इट इज इम्पॉर्टेंट, उसका वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो वो प्रिवेंटिव है। सिटीज में, स्कूल्स में कर सकते हैं, हम स्कूल के थ्रू कर सकते हैं, छोटे छोटे कैंप कर सकते हैं। और अभी दृष्टि ने इतनी अच्छी बात बोली है कि हम सिर्फ 2 लोगों को बताएं। जरूरी नहीं कि आप एक कैंप करो, आप बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा करो तब बताओ। जस्ट थिंक कि आपको सिर्फ 2 लोगों को बताना है, अपने घर में अपने बच्चे को बताना है, और सिर्फ 2 लोगों से ही ये बात बहुत ज्यादा जा सकती है। तो उसमें मैंने देखा है कि जितना अवेयरनेस है, इसमें एक स्टडी भी आया है जहाँ पे अवेयरनेस के थ्रू इस इंसिडेंट्स को कम किया गया है। हाइजीन मेंटेन करो, कॉन्डम यूज करो। सो ये जो सारे चीजें हैं, उनसे हम अवेयरनेस फैलाकर इसको रोक सकते हैं। और वैक्सीन इज द गुड पार्ट, तो हमें उस पर काम करना चाहिए। मैं अल्दो कर रही हूँ, मतलब मेरा तो यही है कि जहाँ भी मुझे बच्चा दिखता है, जहाँ भी मुझे कोई लेडीज दिखती है, मैं उनको बता देती हूँ कि भाई वैक्सीन अवेलेबल है, अपने बच्चों को कराइए। कोई कैंप का वेट नहीं है, और चलो, सबको बोलती हूँ कि बताओ। बिल्कुल सही आपने रीता जी कहा। आप सबने वैक्सीन की इतनी बात कर ली है। हमारे संग 2 पीडियाट्रिशियन हैं, डॉक्टर मनीषा और डॉक्टर पारुल। डॉक्टर मनीषा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं एसएन मेडिकल कॉलेज में, पीडियाट्रिशियन ही हैं आप। आप ये बताइए कि ये जो एचपीवी की वैक्सीन है वो किस एज ग्रुप में लगती है, और क्या उसमें इंटरवल होता है, किस तरह से लगती है? एचपीवी की वैक्सीन हम 9 साल की उम्र से शुरू कर सकते हैं। आइडियली आईएपी रिकमेंड करता है 10 years, बट वी कैन स्टार्ट। हम लोग 9 साल की उम्र से शुरू कर सकते हैं। 9 से 14 साल की बच्चियों को हम 2 डोज देते हैं 6 महीने के अंतर में, 0 and 6। और 6 महीने के 15 साल की उम्र के बाद से 3 डोज लगते हैं। 2 तरह की वैक्सीन आती हैं, दोनों का शेड्यूल में बहुत माइन्यूट अंतर है। गार्डासिल है वो टेट्रावेलेंट है, और सर्वारिक्स है जो कि बाइवेलेंट है। दोनों के एफिकेसी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। गार्डासिल हम 0, 2 and 6, मतलब पहली डोज, फिर 2 महीने के बाद, फिर 6 महीने के बाद, फर्स्ट डोज के 6 महीने के बाद। और जो सर्वारिक्स है वो 0, 1 और 6 यूज करते हैं। पहला 0 डोज एट द पॉइंट ऑफ जब हम दे रहे हैं 1 month पे, 1 महीने बाद पहली डोज के, और फिर 6 महीने बाद पहली डोज के। 0, 1, 6 का शेड्यूल है, जो कि हम बच्चियों को देते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल। अभी वैसे तो ये गवर्नमेंट ने अभी अपडेट नहीं किया है, लेकिन आईएपी, हमारी जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, वो रिकमेंड करती है कि सब बच्चियों को जो कि 10 साल की हो जाएं, उनको हम एचपीवी वैक्सीन दें।
बिल्कुल सही बताया आपने मनीषा जी। अब मैं डॉक्टर पारुल से पूछूंगी कि जैसा डॉक्टर मनीषा ने बताया कि 016 देनी चाहिए, तो देते कैसे हैं? ऐसा तो नहीं इसको देने से मतलब कुछ अलग तरीके से दी जाती हो? नहीं नहीं, बहुत सिंपल है। हम अगर मसल मास अच्छा है तो हम इजीली डेल्टॉइड रीजन में दे सकते हैं, बिकॉज अराउंड 10 इयर्स मसल मास इतना डेवलप हो जाता है कि हम आराम से डेल्टॉइड में दे सकें। हमें उसको मसल में देना है, सुपरफिशियल नहीं देना है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की तरह से एक देते हैं। और कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट नोट इसका रिपोर्टेड नहीं है। सिंपल थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, जहाँ पर आपका इंजेक्शन लगा है उस 1 या 2 दिन थोड़ा बहुत, वैसे ज़्यादा होता नहीं है। और बहुत रेयर केसेस में काफी कई बार होते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, तो वेसोवेगल सिंकोपे टाइप के रिएक्शंस हैं जो बहुत बहुत रेयर हैं। और सिंपल उसका है कि आप बस इंजेक्शन लगाने के बाद 10 से 15 मिनट बच्चे को बैठा लें अपने क्लिनिक में, उसे तुरंत भेजें नहीं, और उसे 10-15 मिनट तक बस आफ्टर इंजेक्शन ऑब्जर्व करना है। ये रिएक्शन किसी भी और इंजेक्शन के साथ हो सकते हैं, स्पेसिफिकली सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के लिए ही नहीं है, किसी भी वैक्सीन के साथ होता है ये रिएक्शन। तो इसका मतलब ये जो हम लोग बताना चाह रहे हैं कि ये वैक्सीन बड़े आराम से ही लगाई जा सकती है अन्य वैक्सीन की तरह, है ना? कोई इसमें घबराना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ लड़कियों में, लड़कों में कुछ है क्या इसका इंडिया में? नहीं, इंडिया में अभी लड़कों के लिए रिकमेंडेशंस नहीं है, बिकॉज एक तो इंडिया की पॉपुलेशन आई थिंक इतनी ज्यादा है कि अभी गर्ल्स ही कवर अप नहीं हो पाई हैं जिनमें मेन ये इलनेस है। बॉयज में तो ये यूजुअली सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए होते हैं, बिकॉज दे आर द मोड ऑफ गिविंग द इन्फेक्शंस टू गर्ल्स वाया द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो अगर हम बॉयज में लगाएंगे तो इट विल बेनिफिट मोर गर्ल्स, बट अगर हम पहले गर्ल्स को तो प्रिवेंट कर लें, इसीलिए अभी इंडिया में रिकमेंडेशंस केवल गर्ल्स के लिए ही हैं। हाँ जरूर, हम अब्रॉड यूएस और यूके में इट इज फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, बोथ ऑफ देम। डॉक्टर मनीषा, आप ये बताइए, जैसे आप तो मेडिकल कॉलेज में हैं, तो मेडिकल कॉलेज में क्या आप लोग रूटीनली एडवाइस करते हैं? मेडिकल कॉलेज में हम रूटीनली एडवाइस ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि 10 साल के बच्चे यूजुअली हमारे पास बच्चे जो वैक्सीनेशन के लिए आते हैं बहुत छोटे आते हैं। तो जो हमारा बच्चे जो आते हैं इंडोर में, हम चाहते हैं कि जो इंडोर में आए हैं वो कभी किसी भी वैक्सीन के लिए स्किप ना हो। तो वी डू एवरी वैक्सीनेशन, जो इंडोर के बच्चे होते हैं जो उनको डिस्चार्ज के बाद जितनी भी वैक्सीन छूट गई है हम सारे लगवाते हैं। तो इसका बस हम लोग ध्यान रखते हैं। अच्छा, तो मतलब ये है कि वो 10 के बाद वाले कम ही बच्चे आपके कांटेक्ट में आ पाते हैं? इंडोर में आते हैं, वैसे वैक्सीनेशन के लिए बहुत कम बच्चे आते हैं। बहुत कम बच्चे मतलब आते हैं। और डॉक्टर पारुल, आप बताइए, आपकी जो प्रैक्टिस है गाजियाबाद में, उसमें आप कितने बच्चे फिर कैसे एडवाइस करती हैं आप? बेसिकली अभी ना जो इंडियन कॉन्सेप्ट है वैक्सीनेशन का, मोस्ट ऑफ द पीपल जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि एक बार बच्चा 5 साल का हो गया तो वैक्सीनेशन खत्म हो गया। तो बस हमें उनको मोटिवेट करना है कि नहीं, 10 साल पे भी वैक्सीनेशन है, और 10 इयर्स पे डीपीटी वैक्सीन का जो बूस्टर लगता है वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है कि हाँ उस समय हम बता सकें कि गर्ल्स के लिए एक और ये वैक्सीन अवेलेबल है, उसके बारे में हम उन्हें समझा सकें और फर्दर इसकी अवेयरनेस बढ़ा सकें। बिकॉज अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली वैक्सीन नहीं है मेरे हिसाब से, एज कम्पेयर टू द इलनेस जिसको ये प्रिवेंट करती है। बिकॉज दोनों ही वैक्सीन जो अवेलेबल हैं वो उसमें जो स्ट्रेन्स हैं वो मोस्ट कॉमन कैंसर कॉजिंग HPV वायरस को प्रिवेंट करते हैं। ऑलमोस्ट 70 to 75% इन्फेक्शन दे कैन प्रिवेंट। ये डॉक्टर पारुल आपने अच्छी बात कही, ये उतनी महंगी नहीं है जितना हम सोचते हैं, है ना? जितना मतलब और वैक्सीन जो रोटा वायरस वगैरह की लोग लगवाते हैं, न्यूमोकॉकल वैक्सीन लगवाते हैं, आजकल तो ऑलमोस्ट सभी वैक्सीन इसी रेंज में हो गई हैं। अच्छा, हाँ भाई, सभी वैक्सीन मतलब अगर जो आप एक्स्ट्रा लगवाते हैं वो सारी इसी रेंज में आ गई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब ये बात हो गई प्राइमरी प्रिवेंशन की, वैक्सीन के बारे में बात आपने बताई कि हम लोग इजीली लगवा सकते हैं और वैक्सीन की तरह ही है, बस हमें एज ग्रुप का ध्यान रखना है। पता है, अब हम लोगों के यहाँ तो जैसे पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी है, उसमें तो ये हो गया है 18 साल से कम तक के बच्चे सारे पीडियाट्रिशियंस के। तो जैसे कि अब एज आ रही है ना 10 से 18, तो जैसे डॉक्टर मनीषा ने बोला ना कि 10 के बाद, मतलब वैसे आप बोल रहे हो ना कि 10 के बाद के बच्चे नहीं आते, जैसे आप बोल रही हो 5 तक के बच्चे कम आते हैं, कम सही। तो उसको सुन के बड़ा वो लग रहा है अजीब सा। हमारे तो जैसे 18 से कम का बच्चा तो लगा पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के पास जाओ, तो मतलब उनके पास तो काफी लोग रहते हैं, है ना डॉक्टर सुरभि? हाँ, ये बात सच है। और डॉक्टर राशि, मैं इसमें चीज और इंक्लूड करना चाहूंगी, ये वैक्सीनेशन सर्वाइकल का वैक्सीनेशन कार्ड में इंक्लूडेड नहीं है। गवर्नमेंट को सबसे स्टेप उठाना चाहिए कि ये
करें और वैक्सीनेशन कार्ड में कम से कम इसको एलोबरेट करना चाहिए ताकि लोगों को ये लगे हाँ ये वैक्सीनेशन भी जरूरी है लड़कियों के लिए। हाँ बिल्कुल, वो क्योंकि कार्ड तो चेक करते ही हैं आजकल ना मैम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। डेफिनेटली। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी। जी मैम जी। हाँ, इस समय जो 2016 में नवंबर में दिल्ली में एक पायलट की दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में मैं उस समय थी, तब वो शुरू हुआ और उसके तहत जितने भी दिल्ली में 10 से 13 साल की लड़कियां हैं उनको फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाता है। ये बहुत अच्छा स्टेप था ना मैम उस समय, 10 से 13 साल की बच्चियों अभी भी कंटिन्यूड है, 10 से 13 साल की लड़कियों को फ्री वैक्सीनेशन अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में मिल सकता है। ये बहुत ही अच्छी बात है और भी जगह होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा स्टेप है ये तो। अब हम लोग कहते हैं ना कहीं अवेलेबल नहीं है, देखिए दिल्ली वाले कुछ सेंटर्स में तो है ही, हमें पता भी होना चाहिए, ये भी अवेयरनेस बहुत कम होती है। अब ये बात हो गई प्राइमरी प्रिवेंशन की, अभी वो डॉक्टर सुधी ने बताया था, दूसरा होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन मतलब स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में मैम डॉक्टर सुरभि से ही पूछना चाहूंगी कि मैम क्या है सेकेंडरी प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग में क्या करते हैं? डॉक्टर राशि, सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि एचपी वैक्सीनेशन लगने के बाद ये आप 100% श्योर नहीं है कि आपको नहीं होगा सी सर्विक्स। बिल्कुल। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अप टू 90%, लेकिन जरूरी नहीं है कि एचपीवी जो आपने लगाया है उस स्ट्रेन से ही होगा, दूसरे स्ट्रेन से भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि वैक्सीनेशन करने के बाद स्क्रीनिंग नहीं कराएं, वो स्क्रीनिंग कराना है, सबको कराना है। अब अमेरिकन कैंसर गाइडलाइंस कुछ एक नई आई जिन्होंने थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। बेसिकली स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि कोई जो एसिम्टोमेटिक लोग होते हैं उसमें से हम लोगों को कुछ ऐसे हाई रिस्क लोगों को उठाना जिसमें हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि इसमें कैंसर की संभावना हो सकती है। स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास काफी मेथड है। पैप स्मेयर होता है हमारे यहाँ, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन विद एसिटिक एसिड होता है, विद ग्लूकोज आयोडीन होते हैं। तो जो सबसे चीप मेथड है इसमें पैप स्मेयर होता है और किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बड़े आराम से अवेलेबल होता है, इवन पीएससी में भी अवेलेबल है। तो जो अमेरिकन गाइडलाइन है उसने रिकमेंड किया है, पहले 21 की एज से स्टार्ट होता था पैप स्मेयर, और उन लोगों ने चेंज करके 21 to 24 को ऑमिट आउट कर दिया इससे। अब इसमें 25 से स्टार्ट करते हैं अप टू 29। दे रिकमेंड कि 5 ईयर में एक बार एचपीवी स्क्रीनिंग होनी चाहिए आपका, डीएनए टेस्टिंग, और 3 ईयर्स एवरी 3 ईयर्स पैप स्मेयर, या 5 साल में आप दोनों कॉम्बो करा सकते हैं, एचपीवी प्लस पैप स्मेयर। क्योंकि एचपीवी टेस्टिंग से खाली एचपीवी स्ट्रेन का पता चलेगा, पैप स्मेयर से आपको कुछ एबनॉर्मल सेल है कि नहीं है वो पता चलेगा। आफ्टर दैट जो आपका है 30 to 69 ईयर्स वो रिकमेंडेड है दिस, यानी एवरी 5 ईयर द सेम थिंग एचपीवी टेस्टिंग एंड एवरी 3 ईयर्स पैप स्मेयर या एवरी 5 ईयर कॉम्बिनेशन। तो स्क्रीनिंग इज ए मैंडेटरी फॉर दीज एज ग्रुप बेसिकली, क्योंकि स्क्रीनिंग से हम लोग, क्योंकि जो सर्वाइकल कैंसर की एक बहुत अच्छी बात ये थी कि बहुत स्लो ग्रोइंग होता है, यानी अगर सिन 1 सिन 2 में भी पता चल जाता है तो इट टेक्स नियर अबाउट 10 to 15 ईयर्स टू डेवलप इन्वेसिव कार्सिनोमा। तो स्क्रीनिंग इज वेरी बेनिफिशियल इन सीए सर्विस केसेस, और हर फीमेल्स को अबाउट 30 ईयर्स ये जरूर कराना चाहिए। बिल्कुल सही है, डॉक्टर सुरभि ने जैसा बताया है कि हमें हर 3 साल, मतलब 3 साल में सिर्फ एक बार पैप स्मेयर का टेस्ट कराना पड़ रहा है, मतलब साल में भी नहीं है, 6 महीने में भी नहीं है, या तो 3 साल में, और अगर कॉम्बो कराए मतलब एचपीवी डीएनए प्लस पैप स्मेयर तो 5 साल में सिर्फ एक बार है। अब मैं डॉक्टर वंदना जैन से पूछना चाहूंगी, ये पैप स्मेयर होता कैसे है? क्या इसमें मतलब दर्द होता है, कटिंग होती है, मतलब क्या बहुत ज्यादा मतलब हार्मफुल, मतलब बॉडी के लिए बहुत ही खराब प्रोसीजर है क्या, है क्या ये? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बहुत ही इजी प्रोसीजर है, ओपीडी में करा जाता है और कोई भी नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट से आप इसे करा सकते हैं। इसको करवाने के तुरंत बाद आप उठ के टेबल से घर पर जा सकते हैं, कोई पेन नहीं होता। इसमें थोड़ा-सा हम ये कह सकते हैं अनईज़ीनेस होगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम करा रहे हैं तो आपको थोड़ा एप्रीहेंशन होता है, पर डॉक्टर आपको उसके बारे में कुछ पहले सलाहें भी देते हैं। जैसे कराने से पहले ये सलाह दी जाती है कि 48 घंटे तक आप बहुत ज़्यादा उसमें आप कुछ वेजाइनल डूशिंग या इस तरीके की चीज़ें ना यूज़ कर रहे हों। आप सेक्सुअल एक्टिविटी भी थोड़े समय 1-2 दिन के लिए ना करें। जब आप डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर इंटरनल जैसे चेकअप करती हैं, उसी तरीके से नीचे वेजाइनल रूट के थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है, जहाँ फिर ब्रश या स्पैचुला की मदद से वेजाइनल स्मीयर या और सर्वाइकल स्मीयर दोनों लिए जाते हैं। ये एक बड़ा ही मामूली सा प्रोसीजर है जो मुश्किल से 1 मिनट लेता है। उन स्मीयर्स को फिर स्लाइड में या अकॉर्डिंगली अगर हमने लिक्विड वाला टेस्ट किया है तो लिक्विड कंटेनर विद केमिकल में हम उसे भेज देते हैं लैब में, जिसकी रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आपको मिल जाती है और आपको एटलीस्ट इतना पता चल जाता है कि आपका सर्विक्स हेल्दी है या कैंसर की कुछ मतलब जैसे बताया है अभी डॉक्टर साहब ने कि वो कुछ स्टेजेस हम पहले ही पता कर लेते हैं, तो अगर हम पहले की स्टेजेस उससे हम पता कर लेंगे तो आप ट्रीटमेंट जल्दी ले पाएंगे।
तो एक तरीके से बहुत ईज़ी टेस्ट है और जिस तरीके की गाइडलाइंस हैं कि एक एज के बाद ये हमें कराना ही है। आप सेक्सुअली एक्टिव हो तो आपको बिल्कुल कराना है, आप यंग हो तो आपको एचपीवी के साथ कराने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप 30 साल से ऊपर हो तो पक्के से एचपीवी के साथ कराना चाहिए, क्योंकि एचपीवी को टेस्टिंग प्लस पेप स्मीयर 2 टेस्ट हैं जो आपका बता देगा रिस्क कितना है। अगर रिस्क नहीं है तो आपको 5 साल तक नहीं कराना है। अब टुवर्ड्स एंड की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं और उसमें अभी मेरा रीता जी से है क्वेश्चन। रीता जी, पेप स्मीयर मतलब आपने अपने बहुत सारे करवाए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो हम लोग पेप स्मीयर के लिए कैंप करवाते हैं उसमें हम लोग कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं हम कैंप के थ्रू? कैंप के थ्रू एटलीस्ट काफी सारे पेशेंट करा भी लेते हैं, लेडीज करा भी लेती हैं। जो आपने अच्छा क्वेश्चन किया यहाँ पे कि एक्चुअली है क्या, क्योंकि कई सारे लोग डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा इसमें। सो लोगों की जो फीमेल्स है वो अनइजीनेस जो है उनके अंदर वो निकालनी पड़ती है, बट स्टिल लोग करा लेते हैं। और एटलीस्ट अगर कुछ नहीं कराती है ना तो वो उनके एक माइंड में रहता है और वो फिर उसको वे फॉरवर्ड आगे जाके करा लेते हैं, या फिर एटलीस्ट अगर उनको लगता है कि उनका टाइम जा चुका है तो अपने बच्चों में आगे रिकमेंड करते हैं। तो कैंप्स का इफेक्ट आता है और लोग कराते हैं प्रैक्टिस क्लियर। सबसे ज़्यादा अच्छा है उसमें कि हम कितना अवेयर कर पाते हैं और फीमेल्स को ये कन्विंस कर पाते हैं कि नहीं, ये कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं है जो आपको मतलब कुछ हार्म करने वाला है, या आप मतलब आप उसको शर्माना नहीं है, हेजिटेट नहीं करना है। तो कैंप में हमें बहुत अच्छा मिलता है। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी पीडियाट्रिशियन के साथ में। आपने बोला कि लोग वैक्सीनेशन के लिए आपके पास 5 साल तक आते हैं, तो जस्ट मेरा एक थॉट आया इसी बात से कि ठीक है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि 5 साल के बाद लोग आपके पास वैक्सीनेशन के लिए नहीं आएँगे। लेकिन जो लड़कियों के वैक्सीनेशन करा रहे हैं और आपके पास जब लेडीज़ आती हैं या जेंट्स आते हैं तो उनको बताइएगा कि आप 9 साल की जब आपकी बेटी हो जाए तो ये वैक्सीनेशन ज़रूर कराइएगा और उसके बारे में एक बार अवेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर एक बार आप बता देंगे तो शायद उस टाइम पे उस एज पे उनको दिमाग में बात क्लिक कर जाए और वो बच्चों का वैक्सीनेशन करा। हाँ डॉक्टर मनीषा, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, मैं यही बोल रही थी। हाँ, एवरी जब भी बच्चा कोई आता है तो उसका नेक्स्ट विजिट तो हम लोग उनको हमेशा बताते ही हैं। तो 5 साल पे जो बच्चा आएगा उसका नेक्स्ट विजिट 10 इयर्स पे तो वो बताया ही जाता है। 10 इयर्स पे हम लोग जो वैक्सीन देते हैं डीपीटी एंड एचपीवी, तो वो उनको तो बताया ही जाता है। एंड क्योंकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ तो हमारे यहाँ तो एचपीवी लगता नहीं है। तो एक ये हम लोग के साथ ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ एचपीवी नहीं लगता है। तो हम लोग बहुत ज्यादा इसलिए उनको जो नेक्स्ट शेड्यूल बताते हैं वो डीपीटी बताते हैं। एंड अब इस वाली जो वेबिनार है इससे मुझे भी थोड़ा सा मैं भी जागरूक हो गई हूँ कि नाउ अभी जो भी इवन दो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट शेड्यूल, वी शुड गो एंड अवेयर द पेरेंट्स। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर मनीषा। हमारे साथ वर्दा सरदाना भी हैं। वर्दा सरदाना जो है वो जैसा हम समझ पाए वैसे ही हम आपको भी बताएंगे। रोटरी क्लब का एक यंग विंग है रोटरएक्ट, उसमें वो दिल्ली की रिप्रेजेंटेटिव हैं और खुद भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। ये वर्दा भी बहुत सारे कैंप्स वगैरह और यूथ मतलब विंग की है, मेरे ख्याल से 20s में ही है। हम सारे लोग 30-40 में ही होंगे, लेकिन वर्दा 20s में है। तो वर्दा मतलब जितना हम लोग बात कर रहे हैं ये एचपीवी वैक्सीन की, सर्वाइकल कैंसर की, आई थिंक यू आर आल्सो अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एम आई राइट? Yes, we are aware of these things, although अवेयरनेस लेवल बहुत कम है अमंग्स द यंगस्टर्स। सो जैसे अभी तो जैसे सर्विकल कैंसर की बात हो रही है, सिमिलरली जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें क्या प्रोसीजर है, मेमोग्राफी इसके लिए क्या प्रोसीजर है, व्हाट आर द वैक्सीन्स अवेलेबल, ये सारा जो अवेयरनेस है ये है बट बहुत लिमिटेड है among the youngsters, and it's not very openly talked about as well unless and until हम उस चीज को पुश करें बहुत ज्यादा अपनी तरफ से। पुश करने की बहुत जरूरत है, ठीक है। हाँ, तो ये एक्चुअली ना इसमें जो पुश पॉइंट्स यहाँ पर निकल के आए, इसमें डॉक्टर वंदना ने जो बताया उसमें से कुछ चीजें थी, जैसे कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में है ना डॉक्टर वंदना, वी हैव टू our kids should not start sexual activity at early age, after 16 they should not start। वो उनको समझना चाहिए because it is harmful for their health, है ना डॉक्टर वंदना?
जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल सही है ये चीज़ और यंग गर्ल्स में इसकी नॉलेज नहीं है। सेक्स एजुकेशन नहीं है हमारे इंडिया में ये चीज़ के लिए हम एनजीओज़ के साथ मिलकर, आईएमए के साथ मिलके इस चीज़ की अवेयरनेस बिल्कुल कर सकते हैं। यंग लड़कियों को लगता है कि होना चाहिए एक बार लाइफ में जल्दी से जल्दी, तो वो उतना जल्दी भी ना हो और अनप्रोटेक्टेड भी ना हो। कॉन्डोम्स का यूज़ हमेशा होना चाहिए, इससे इन्फेक्शंस भी बचते हैं और इतना मल्टीपल पार्टनर्स के साथ भी नहीं होना चाहिए। राइट, 3 राइट, बातों का हमेशा ध्यान रखें। तो वही डॉक्टर वंदना, मतलब हमें लगता है कि हमें अपने लेवल पर ही मतलब मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे संग इसमें 2 मतलब गर्ल्स जो 20s की हैं वो हैं, और रीता जी हैं जो इस पे ही सारा काम करती हैं। और एचपीवी वैक्सीन के बारे में जैसा बताया आप लोगों ने, है ना, तो एक तो ये कि हमारी खुद की हैबिट्स अच्छी हो तो वो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में आ जाता है। है ना डॉक्टर सुरभि, ये प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन हुआ आपको ज़्यादा आइडिया होगा। और प्राइमरी प्रिवेंशन में हो गया एचपीवी वाला, और सेकेंडरी में हो गया स्क्रीनिंग। ठीक है क्या ये? है ना, ये ठीक है, इसी तरह से होगा स्क्रीनिंग। और उसके बाद आता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट तो हम ट्रीटमेंट की नौबत ही ना आने दें। तो इसीलिए जो आज हमने डिस्कशन किया उसका टॉपिक का डिस्कशन का यही पॉइंट था, सर्वाइकल कैंसर एंड यूथ। हम कैंसर को रोकने के लिए, सर्वाइकल कैंसर जो सेकंड मोस्ट कॉमन है, जिससे हर 8 मिनट में एक लेडी की डेथ होती है, उसका जो प्रोसेस है लेटेंट पीरियड है। मतलब सर्वाइकल कैंसर, जैसा डॉक्टर सुरभि ने कहा, डॉक्टर अस्मिता ने कहा, बहुत स्लो ग्रोइंग है, 10 साल में ग्रो करता है। इसका मतलब हम उसको जल्दी पकड़ सकते हैं, और जैसा डॉक्टर वंदना ने बताया उसको हम जल्दी रोक सकते हैं। जैसा डॉक्टर मनीषा पीडियाट्रिशियन है, डॉक्टर पारुल ने बताया कि वो वैक्सीन लगा देंगी, है ना, और डॉक्टर वंदना स्क्रीनिंग कर देंगी, डॉक्टर सुरभि स्क्रीनिंग कर देंगी, तो हम कैंसर को रोक सकेंगे। क्योंकि सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंटेबल है। ये एक, मेरे ख्याल से ये अकेला ऐसा कैंसर है जिसको हम रोक सकते हैं। डॉक्टर सुरभि, आप इससे एग्री करती हैं क्या, ये अकेला ऐसा कैंसर है जो प्रिवेंटेबल है? डेफिनेटली मैं इससे एग्री करती हूँ डॉक्टर राशि। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि हम लोगों के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कहीं भी ऑन्को प्रिवेंटिव डिपार्टमेंट या कोई भी ऑन्को प्रिवेंटिव डिवीजन नहीं है। हालांकि एम्स में है, लेकिन जहाँ पे जरूरत है यूपी में, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि उनको प्रिवेंटिव डिपार्टमेंट होना चाहिए, प्रॉपर स्क्रीनिंग का एक प्रोटोकॉल फॉलोअप होना चाहिए इस चीज के लिए। तो गवर्नमेंट को इस टाइप में ध्यान देना चाहिए। और दूसरी चीजें, बाकी कैंसर भी प्रिवेंटेबल होते हैं, पर हम यहाँ क्योंकि सेहत सर्विस की बात कर रहे हैं, इसलिए एक्सक्लूसिव इसके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि बस थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है। और ये भी मैंने देखा कि अगर हम लोग जनरल लोगों को अवेयर करते हैं तो वास्तव में इसका इम्पैक्ट पड़ता है उन लोगों पे। तो ये हमारा एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट होने के नाते हम लोगों का ये भी फर्ज बनता है कि हम लोगों को जनरल पब्लिक को अवेयर करें और टाइम टू टाइम पब्लिक के अवेयरनेस के लिए लेक्चर भी कराएं। मैं एक बहुत अच्छी बात जब भी बोलती हूँ, एक जरूर चीज बोलती हूँ कि कोई भी फीमेल होती है, मैं पूछती हूँ तुम्हारी बेटी है, जब वो हाँ कहती है तो मैं कहती हूँ तुम शादी करोगे और कुछ ना कुछ गिफ्ट भी दोगे, तुम उसको सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन क्यों नहीं लगवा देते? आई थिंक इट इज द बेस्ट गिफ्ट फॉर हर। जो भी होता है, मैं लेक्चर में चीज जरूर बोलती हूँ कि कम से कम एक डिजीज से आप उसको फ्री करा रहे हो, तो दिस इज द बेस्ट गिफ्ट फॉर हर मैरिज। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपना टाइम निकाला। आप सबको फिर से, सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।